दोस्तों, बुढ़ापे में ये 4 बातें जरूर याद रखना। अगर हम इस समय हम जवान हैं तो एक दिन बुढ़ापा भी आएगा। अगर हम अमीर हैं फिर भी बुढ़ापा आएगा। गरीब है फिर भी बुढ़ापा आएगा। चाहे बुद्धिमान है या मूर्ख, एक न एक दिन सभी को बुढ़ापा आएगा ही आएगा है। इसलिए दोस्तों, बुढ़ापे में वो कौन सी 4 बातें हैं जो हम सभी को याद रखनी चाहिए। अगर हम इन 4 बातों को याद रखेंगे तो बुढ़ापे के समय हमें कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो 4 कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। इन 4 बातों को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार थे और उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने अपने मेहनत से व्यापार तो खूब बढ़ा लिया और अपने व्यापार से धन भी काफी कमा लिया। अब हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी विवाह योग्य उम्र भी हो चुकी है, तो इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगा कि अभी तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं। अपनी जिंदगी में मुझे और ज्यादा सफलता हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। वो लड़का पिताजी से कहने लगा, पिताजी, अभी मेरा विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने जो सपने देखे हैं उसे मैं पूरा कर लूं, उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचूंगा। उसके माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी ही होती है, क्योंकि शादी के बाद बच्चे पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ कर्ज होता है वो उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्च बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। शादी हमारी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भोजन करना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। लड़के ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो वो कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करिए। जब आपको कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की ये बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए पास के ही गांव में लड़की पसंद करने चले गए। जब लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय कर लिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़की के माता पिता अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लग गए। लड़के के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का बहुत प्रसन्न था। साथ ही लड़के के माता पिता भी बहुत खुश थे। इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वो दंपति अपना जीवन गुजारने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ जो लड़के के माता पिता थे उनकी उम्र ढलने लगी। समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। फिर लड़की के माता पिता ने अपने लड़के और बहू को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा, आज जो बातें हम तुम्हें बताएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगी। इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे सदैव साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों को मदद करते रहना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वो और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने सास ससुर की इन बातों को सुना
तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर ही चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वो लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था। लड़के के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनका ये व्यवहार लड़की की पत्नी को रास नहीं आता था और वो नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी के कारण था कि उसके साथ ससुर सास बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वो उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसी ही हरकत रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि आप अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो वो लड़के से कहते हैं कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किसी तरह लड़का दोनों को समझाता है, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन लगते ही वो अपने पुत्र की बातों को भूल जाते थे और फिर से वही सब कुछ करने लगते। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर की इन लड़ाई झगड़ों से वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो उसने अपनी सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वो लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली आई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आता हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात, तुम अकेले ही कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए? तब उस लड़की ने पूरी घटना अपने माता पिता को सुनाई। लड़की के मुख से ये बातें सुनकर पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की ये बात सुनकर वो लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक तो वो ठीक रहते थे, फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मेरा जीवन नर्क हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपने ससुराल से ये निर्णय करके आई हूं कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री की ये बातें सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी, किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक उसका माता पिता का घर है, उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी, जाओ अपने ससुराल में, दुख तकलीफ से खेलते हुए अपना जीवन यापन करो। मनुष्य की जिंदगी में तो दुख तकलीफें आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को झेलते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो लड़की कहने लगी कि आपकी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं। वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वे लोगों से कहते हैं, हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलना ठीक नहीं है। हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वो गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में आप ही मुझे बताइए, मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें भूखा क्यों मारूंगी?
जब अपनी बेटी के ये बातें पिता सुनते हैं तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन ही लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उनके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलते हैं। फिर लड़की के माता पिता इस बात को दोनों के सामने रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे। उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिनके एक हाथ में कमंडल था और उनके बड़े बड़े बाल बिल्कुल सफेद और लंबी दाढ़ी थी और मुख पर एक अलग ही तेज था। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वो एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके चरणों के पास जाकर बैठ गए। जब सन्यासी ने पूछा, पुत्र, कोई परेशानी है क्या? तब लड़की का पिता कहने लगा, हाँ गुरुवर, मैं बहुत परेशानी में हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिर साधु कहना लगा, बेटा, तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर कर दूंगा। वो लड़की का पिता कहने लगा, हे गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में की थी। जिस घर में मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद कर रही है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई भी पिता अपनी शादीशुदा बेटी का जीवन भला कैसे कटवा सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वो सिद्ध सन्यासी कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मैंने बताई बातें उनकी समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में उतार दी तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेगी और वे लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में ये 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हो रही है और उसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यास की इन बातों को सुना तो वो प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल दिए। जब सन्यासी उनके घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े माता पिता बैठे हुए थे। जब लड़के के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसान दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उस साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सन्यासी की बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति ये कहने लगे कि आपकी हम सभी बात मानने को तैयार है, लेकिन पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बातें को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भजन मुझे करवाना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो, साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुवर, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती है और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा, और ये सब जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होगी। यदि तुमने ये 4 बातें मेरी मान ली
तुमने अपने जीवन में उतार ली, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपकी सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया। सन्यासी कहने लगे कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपने वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वो बोलता तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हमें लोगों से बातें करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। जब दोनों दंपति ने साधु महाराज इन बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, हे गुरुदेव, ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बात है वो भी हमें बताइए। तब सन्यासी कहते हैं कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वो भोजन कहां से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वो उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको ये समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आपे में होते हैं। जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वो उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें सब्र बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वो हमारे सामने आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रखें कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं सकती, और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी? और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हो कि आपकी बहू तो आपकी बातों को सुनते ही नहीं। ये गलत बात है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाज को सुन भी पा रही है या नहीं। और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, उस समय आपकी बहू कहां पर है और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हो, क्या वो सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं है? दूसरी बात को सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, हे गुरुवर, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वो सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। सन्यासी ने कहते हैं कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई और उसने वो भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन को चखा और भोजन चखते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लग गए कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह की कमी निकालने लग गए कि भोजन में ये कमी है, वो कमी है, सब्जी ऐसी बनी नहीं है, वैसी नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था। तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था?
बुरा लगता था क्या? आपके माता पिता आपसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसमें ये सामग्री कम है, बस सामग्री कम है। चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो हमें उस चिल्लाना नहीं चाहिए और अपनी बहू को बतानी चाहिए कि बेटी देखो ये कमी है, आगे से ध्यान रखना, अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना। यही बात आप उससे प्यार से कहिए। ऐसा सुनने में बहू प्रसन्न रहेगी और कहेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमें समझा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो हमेशा उसके खाने से नई कमियां ढूंढते रहते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। इससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा छेड़ते रहते हो। आपके ऐसा करने से घर में कलह बनता है। इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि भोजन यदि बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना है और प्यार से बहू बता देना है। ऐसे में बहू भी खुश हो जाएगी। सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर वे दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन वो चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते थे? कृपया वो चौथी बात भी हमें बताइए। तब सन्यासी कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, मैं चौथी बात भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो चौथी बात है कि अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वो खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वो आपका कहना नहीं मानती, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों को बता देते हैं। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्या बताते हो तो उस समय तो वो लोग दिखावे के लिए हमारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही वो तुम्हारी कहीं हुई बातों को तुम्हारे बहू या बेटे से कहते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाता है, जिससे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा, इसके घर की बात उसके घर में कहना, इसकी समस्या उससे कहना, बढ़ा चढ़ाकर उन बातों को बोलना। अधिकतर लोग तो आपके सामने आपसे हमदर्दी जताने के बहाने नाटक करेंगे, लेकिन आपके जाते ही आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी चुगली करते हैं। इससे आपके घर में झगड़ा सुलझाने की बजाय और भी बढ़ जाते हैं। समस्या और भी बढ़ जाती है। आपके बेटे आपकी बहू से, बेटे से माँ के बारे में, पत्नी के बारे में, पत्नी से पति और सास के बारे में चुगली करेंगे, उन्हें भड़काएंगे और कहेंगे कि आपकी सास ने ये कहा, कि पति ने ये कहा। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाती है। यदि आप बहू और बेटे के बारे में खराब बात कहेंगे और निरंतर ऐसा करने से आप बेटा बहू की नजरों में गिर जाते हैं। दूसरों को अपने घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और भी समस्याएं जाएंगी। आपके ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समझने बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही वो समाज में खड़ा होगा या किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारे माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझाओ। इसलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो, उसे बाहर के लोगों के साथ कभी साझा मत करो, नहीं तो वे लोग उस मौके का फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुख रहेंगे। जब दोनों पति पत्नी उन सिद्ध सन्यासी की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हे गुरुवर, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो अपने पूरे घर के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपनी बहू के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दी है कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दी है। तभी सन्यासी कहने लगे, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैलाओ तो एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर वो परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आप दुखी रहेंगे। इसीलिए आज से मेरा कहना मानो, अपने घर की बातों को कभी बाहर के लोगों दूसरे के सामने साझा मत करना। और जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई है, उन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना,
क्योंकि जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को अपनाता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती। वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। पीछे से ये बातें उनके बेटा और बहू सुन रहे थे। ये 4 बातें समाप्त होने के बाद उसका बेटा और बहू सिद्ध सन्यासी के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी वो सिद्ध साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे, जिसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता है और उन्होंने उससे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जवान बच्चों को यह समझना चाहिए कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी के अपेक्षा में दिमाग तो कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि ये बूढ़े लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से वो हमेशा खुद परेशान रहते हैं और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरी बात, आप मान लो कि आपके माता पिता आपसे कोई बुरी बात कहते हैं, आपको मार देते हैं या फिर दिल पर कोई ठेस पहुंचाने वाली बात करते हैं या आपसे झगड़ा करने लग गए हैं या फिर आपकी पत्नी से कुछ कह दिया है कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो इस पर आप लोगों को छेड़ना नहीं है बल्कि उनकी बातों को सुन लेना है। उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमें भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले आपको उसे सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं हुई है तो उनकी बातों को सुनकर चुप हो जाना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय वो कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में वो हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो वो जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे लोग जिंदगी जी चुके हैं। उनके पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव है। उन्हें पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपका अहित करेगा। ऐसे में जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके बुजुर्ग उस कार्य को करने से रोक रहे हैं तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर ऐसा कहते हैं। उन्हें पता है क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपकी दुर्दशा ना हो, इसलिए वो मना करते हैं। बहू और बेटे को भी ये समझना चाहिए कि किसी के पिता बुढ़ापे के समय में कुछ भी कह सकते हैं। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चों की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। वो हमें कुछ भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि बुढ़ापा बालपन का दूसरा रूप है, तो इसीलिए अगर वो हमें डराते हैं या हमें गाली भी देते हैं तो हमें सह लेना चाहिए और उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों,